और आप सभी लोग डैन परिवार के सदस्य हैं। तो साथियों, हम आपस में अपना इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। तो साथियों, एक एक करके आप अपना परिचय देते रहें। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं स्वाति बागड़े जी। आप अपना परिचय दें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। मैं स्वाति बागड़े मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ और मैं डैन परिवार की मेंबर हूँ। और सर आप सभी को जय भीम और धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय जी। साथियों, हमारे साथ एक नेहा जी है। नेहा जी, आप अपना परिचय दें प्लीज। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय जी। मेरा नाम नेहा बागड़े है और मैं भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं भी एक डैन परिवार की सदस्य हूँ और मैं फाइनल ईयर में हूँ। धन्यवाद जी, हमारे साथ साथी राजेश कुमार जी हैं। राजेश जी, आप अपना परिचय दें प्लीज। जी सर जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय जी। जी सर, मैं सोनभद्र से हूँ सर, बीटीसी फाइनल ईयर का प्रशिक्षु। सर हमारे यहाँ शोर थी, लेकिन थोड़ा मैं थोड़ी सी दूरी पे आ गया हूँ सर, अब से शुरू नहीं हो पाएगा सर, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और सर डैन परिवार के जब से उमेश जी थे जो सोनभद्र से गए थे आपके यहाँ टिप कोचिंग में, तो उन्होंने वहाँ रह करके जब से मैसेज दिया, तो हमारे यहाँ 2 4 5 भाई भी हैं जो कि इस परिवार में जुड़ने के इच्छुक हैं। और सर हम उन भाइयों से भी इस बार आग्रह किए हैं कि वो लोग भी आएंगे, इस परिवार का एक सदस्य बनेंगे। जी, जय भीम नमो बहुत 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 धन्यवाद। सभी का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में एमसी चमरिया सर जुड़े हुए हैं। चमरिया सर, हम आपस में अपना परिचय कर रहे हैं, तो आप अपना परिचय दें प्लीज। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं मेहरचंद चावड़िया एनसीआर गाजियाबाद से बोल रहा हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडरटेकिंग से लास्ट ईयर रिटायर हुआ हूँ और डैन के कार्यक्रम, डैन की जो कार्यप्रणाली है उससे संतुष्ट होने के कारण इससे जुड़ा हूँ। धन्यवाद साथियों। साथी विजयपाल जी जुड़े हुए हैं। विजयपाल जी, अपना परिचय दें प्लीज। हमारे साथ साथी डॉक्टर राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आप अपना परिचय दें प्लीज। जय भीम नमो बुद्धाय साहब सभी के लिए। और मैं डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर से, और मेरी जो एजुकेशन है वो MA BTC BEd MEd है और टेट क्वालिफाई है। फिलहाल मैं डैन परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और UPSC की तैयारी में हूँ, कार्यरत हूँ। और मेरा लोगों से यही निवेदन है कि जो भी कार्य करें बड़े ही सुचारू ढंग से और बड़े ही लगन के साथ करें। अभी क्या है, 4 अप्रैल को हमने अपने गौतम बुद्ध नगर में, मेरे जो भी भाई सुन रहे हो नजदीक वाले, अभी हमने गौतम बुद्ध नगर में 4 अप्रैल को एक जनसभा, एक अधिवेशन रखा है, जिसमें वहाँ हमारे समाज में यदि कोई भी मुसीबत होती है हमारे समाज के साथ, तो खड़े रहने के लिए सभी लोग तत्पर रहेंगे। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि 4 अप्रैल को रीलखा गांव में वहाँ 10 बजे से पहुंचने का कष्ट करें। जो भी मेरे सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो मेरे अच्छे व्यक्ति हैं, तो मैं शॉर्ट शब्दों में बस यही कहना चाहूंगा सभी के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय जी। साथी प्रेमराज जी, अपना संक्षिप्त में परिचय दें प्लीज। साथियों, समय का ख्याल रखें क्योंकि समय हमारे पास सीमित समय है। जय भीम सर, मेरा नाम प्रियंका है सर। मैं अभी BA फाइनल करके इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी सर, और साथ साथ अपने समाज में सर
जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें कोचिंग पढ़ा देती हूँ। और सर दीप IAS कोचिंग से यही हमारा परिवार है सर, इससे मिलके बहुत जीवन संवर रहा है सर, और अपने नेक रास्ते पे चल रहे हैं। जय भीम सर, नमो बुद्धाय, इतना ही कहना चाहूंगी। नमस्कार जी, बहुत अच्छी बात है। साथ ही हमारे साथ में प्रेमराज जी जुड़े हुए हैं। प्रेमराज जी अपना परिचय दें प्लीज। साथी प्रेमराज जी, साथी हेमंत जी जुड़े हुए हैं। हेमंत जी अपना परिचय दें प्लीज। साथियों, किसी साथी का अगर परिचय नहीं हुआ हो, मेरे से छूट गया हो, तो वो अपना परिचय स्वयं दे दें। इसके बाद हम आज के कार्यक्रम की तरफ जाते हैं, आज के सशक्तिकरण संवाद की तरफ जाएंगे। कोई भी साथी अपना परिचय देना चाहता है तो साथियों अपना परिचय दें। दीपक जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बलिया यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने MSc कर रखा है और अभी दीप IAS से IAS की कोचिंग कर रहा हूँ सर। धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस डैन परिवार में भव्य स्वागत है। इस आज के दिन जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं सशक्तिकरण संवाद में, जो हम बैठते हैं 1 घंटा, इसका क्या महत्व है, इस महत्व को समझते हुए, इसका मतलब समझें और इस महत्व को समझते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि इसका महत्व है आपस में भाईचारा बढ़ाना, आपस में सहयोग करना, मतलब जो इस संगठन को भी मजबूत करना हमें हमारा दायित्व बनता है। तो साथियों, इस पर हमारे पास आज के संवाद पर आने से पहले 2 मिनट मैं MC चवरिया सर से रिक्वेस्ट करूंगा। सर, आज के संवाद पर आप अपना 2 शब्द बोले। MC चवरिया सर। धन्यवाद भीम सिंह जी। साथियों, जैसा कि अभी भीम सिंह जी ने भी कहा कि हम सब का ये उत्तरदायित्व है कि हम समाज को उस ओर लेके जाएं जिससे सभी के कल्याण की एक रास्ता, एक तरीका बन सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सशक्तिकरण संवाद में हम स्वयं को, समाज को जिससे हम जुड़े हुए हैं, अपने देश को सशक्त करने का क्या व्यवहारिक तरीका हो सकता है जो प्रमाणिक हो, वैज्ञानिक हो, उन चीज़ों पे हम विचार करते हैं। हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं और उस इतिहास में ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो रास्ता हम सबके कल्याण का सोच रहे हैं, क्या वो वास्तव में प्रमाणित है, क्या उससे पे चल के कभी ऐसा रहा है कि लोग सशक्त रहे हों, लोग जो हैं पूरे देश की मेजॉरिटी से सुख शांति में रही हो। तो उन सब चीज़ों पे चर्चाएं करते हैं। डॉक्टर प्रवीण इसमें काफ़ी तैयारी करके जो है हमें अपडेट करते हैं। तो मेरा कहना साथियों यही है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी बात भी रखते हैं और हम बात को सुनते भी हैं। हम सब लोग मिलकर जब किसी निर्णय पे पहुंचते हैं तो ये हमारा उत्तरदायित्व सभी का हो जाता है कि उन बातों को जो हमें ठीक लग रही हैं, सही लग रही हैं, उचित हैं, इसलिए नहीं कि वो किसके द्वारा कही जा रही है, बल्कि इसलिए कि हम सब मिलकर इस निर्णय पे पहुंच रहे हैं कि ये बात सही है, तथ्यपूर्ण है, तो उन बातों को हम अपने आसपास फैलाएं। क्योंकि साथियों, मैं सिर्फ यही एक बात कहना चाहता हूं कि ये छोटी सी पावर जो है वो बहुत बहुत बड़ी पावर है और ये आदमी के सबके पास समान रूप से है। वो पावर ये है कि हम जो भी विश्वास करते हैं उसे हम अपने आसपास सराउंडिंग में उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। चाहे कोई गांव में रहता हो, देहात में रहता हो, स्त्री पुरुष हो, ये स्वाभाविक रूप से होता है। और जाने अनजाने में हम गलत चीजों को भी प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं अज्ञानतावश। तो हमें यहाँ पे वही काम करना है और ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। मैं बस यही कहूंगा कि हम यहाँ से जानकारी प्राप्त करें, अपनी जानकारी अगर है तो वो लोगों को दें, हमारे पास कुछ भी अच्छा है, और इस तरह से इस सशक्तिकरण संवाद को बहुत ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं तो सबका लाभ जरूर होगा। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। साथियों, सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य है सभी लोगों को मिलकर सशक्त करना। जो डैन परिवार का इस सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है वो शिक्षा, उद्यम और धर्म। तो हम इस पर चर्चा करते हुए आप सभी साथियों की तरफ से डैन परिवार के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रवीण कुमार जी की तरफ चलते हैं। सर, आज के संवाद
को की तरफ चलें सर प्लीज। धन्यवाद भीम सिंह जी। आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी लोग अपना मूल्यवान समय निकालकर इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज की जो जय भीम नमो बुद्धाय आप सभी को एक बार फिर से, और आज की इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो साथियों, ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस चर्चा को कर रहे हैं कि आखिर ये सशक्तिकरण संवाद है क्या, आखिर इसकी भूमिका क्या है, महत्व क्या है, और क्यों जरूरी है सशक्तिकरण संवाद, और ये आखिर है क्या। मतलब पूरा जो आइडिया है, ये पूरा सशक्तिकरण का आइडिया है, ये जो विचार है, ये मूलतः है क्या चीज, कैसे हम इस सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो इस विचार को समझ लेना बहुत जरूरी है। और मैं सबसे शुरुआत में ये बात कहूंगा कि मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से और मेरे ख्याल से आप सब लोग साथ में पूर्णतः सहमत होंगे कि हमारे जो दुनिया है, हमारा जो संसार है, इस संसार में यदि कोई चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, वो है विचार, ज्ञान। बेशक हम लोग शक्ति को और रूपों में देखते हैं, पैसे को शक्ति के रूप में देखते हैं, फिजिकल पावर को हम शक्ति के रूप में देखते हैं, या कभी कभी हम राजनीतिक शक्ति को, जो राज सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें शक्ति के प्रतिरूप में देखते हैं। परंतु यदि अगर हम मूलतः देखें तो ज्ञान और विचार ये सबसे बेसिक शक्ति है, जो हमारी बेसिक पावर है। जो इंसान की जो मूल शक्ति है वो उसका विचार है, उसका विचारवान होना, ज्ञानवान होना, यही उसकी शक्ति है। अगर भिन्नता भी देखें कि इंसान बाकी सभी स्पीशीज से, बाकी सभी अन्य जीवों से कैसे अलग हो पाया, कैसे उसने एक विशिष्ट स्थान बना लिया है इस धरती पर, इस प्लेनेट अर्थ पर, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज पता लगती है वो यही लगती है कि जो विचार के कारण, अपने ज्ञान के कारण उसने जो लर्न करना सीखा। हमारे अंदर एक विशेष योग्यता है जो शायद बाकी स्पीसीज में, बाकी जीव जंतु में उतनी नहीं है, हो सकता है उनमें भी हो जिसकी हमें जानकारी ना हो, परंतु हमारे अंदर एक स्पष्ट शक्ति है जो हमें अंतर करती है कि हम लर्न कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में अपनी चीजों से सीख सकते हैं। तो जो ये सशक्तिकरण का जो मूल विचार है वो यही है कि यदि हमें अपने को सबल बनाना है, अपने आप को सशक्त बनाना है, तो हमें सबसे पहले विचारवान होना पड़ेगा, ज्ञानवान होना पड़ेगा। और अगर हम अपने इतिहास को, पूरे मानव जाति के इतिहास को देखें तो हमेशा हमें ये मालूम होता है कि हमने किसी समय खेती सीखी, तो खेती सीखने के बाद पहले हम लोग हंटिंग करते थे, जंगलों में जाते थे, फिर हमने खेती सीखी तो खेती का विचार आया, हमने एक नई चीज सीखी, आग जलाना सीखा, पहिए का आविष्कार किया, ऐसे तमाम आविष्कार किए, ऐसे तमाम नई नई चीजें सीखी और हम लगातार सशक्त हो गए। दूसरे स्तर पर देखें तो जब फिलॉसफी, दर्शन की बात हुई तो उसमें भी तमाम विकास हुए, और उस दर्शन में तथागत ने जो एक रास्ता बनाया, जो रास्ता वैज्ञानिकता का रास्ता था, तथागत बुद्ध ने हम सबको वो रास्ता दिखाया, और हम सब ने समझा, उस समय के लोगों ने समझा कि वैज्ञानिकता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। जो उनका दिखाया दर्शन है, जो आष्टांगिक मार्ग है, और आष्टांगिक मार्ग को यदि हम मूलतः देखें तो वो सिर्फ विचार है, वो एक विचार देते हैं तथागत हमें कि यदि हम सम्यक दृष्टि का पालन करते हैं तो हमारे लिए कितना लाभप्रद है, यदि हम सम्यक वाणी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए कितनी लाभप्रद है। इसी प्रकार से उन्होंने तमाम हमें जो 8 रास्ते बताए, हमें ये बताया कि हमें अपनी बाधाओं से कैसे पार पाना है, पंचशील के रास्ते पर चलना। ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक विचार है, जीवन जीने का एक विचार है कि यदि जीवन जीने का बेहतर विचार
हम लोग आत्मसात करें तो हम देश समाज सब कुछ बेहतर हो सकता है। और इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं कि जब भारत देश या दुनिया भी आज भी हम अगर देखें तो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो विकसित देश है, वो विकसित है भी इसीलिए क्योंकि उनके जो जीवन का दर्शन है वो हमसे कहीं अलग और कहीं बेहतर है। हमारे देश में या हमारे समाज की जो एक मूल समस्या है कि हम उसके दर्शन पर, उसकी सोच पर काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये सशक्तिकरण संवाद का मूल उद्देश्य यही है कि हम उन मौलिक विचारों पर सवाल उठाएं अपने और क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हम सबके भीतर भी गलत विचार हो सकते हैं, क्योंकि हम एक व्यवस्था के अंदर, एक वैचारिक व्यवस्था के अंदर ही उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। और यहीं से हमने अपने जो विचार आज तक हमने सीखे वो इसी व्यवस्था से सीखे। और ये जरूरी नहीं है कि विचार सभी जो आज तक हमने सीखे, जो हमें सिखाया गया, वो सब कुछ सही था। तो यहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि उन मौलिक विचारों पर सवाल उठाएं, समझें उनको जानने की कोशिश करें और जो श्रेष्ठ विचार है, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, उसको अपनाएं। तो ये जो सशक्तिकरण संवाद का मूल उद्देश्य यही है केवल कि हम उन विचारों को अपनाएं। इसमें ये कोई भी विचार मौलिक नहीं होते, किसी के नहीं होते। यदि मैं ये दावा करूं कि ये विचार मेरे अपने हैं तो ये पूरी तरह गलत होगा। ये विचार हम सबके सामूहिक हैं। तथागत हमेशा सामूहिकता में विश्वास रखते थे और हम सबको सामूहिकता में विश्वास रखना चाहिए और मैं व्यक्तिगत रूप से रखता हूं। और मैं एक बात सभी से निवेदन करूंगा कि हम सबको इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। और ये केवल मेरी एक अपने मतलब एक व्यक्ति के तौर पे ये केवल मेरा भी ही काम नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलकर इन विचारों को समझना चाहिए और इस संवाद को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें भागीदारी लेनी चाहिए। हम सब लोग भी आगे आए बारी बारी, कभी कभी हम लोग इस तरीके का वो बनाएं, क्योंकि जो व्यक्तिवाद कहीं ना कहीं डैन जो एम्पावरमेंट नेटवर्क है, जो ये परिवार है, इसमें व्यक्तिवाद की कोई विशेष गुंजाइश नहीं है। जो गुंजाइश है, जो मूल उद्देश्य है, वो केवल जो हमारे संकल्प है, जो हमारा रास्ता है वो है। उसमें व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो कुछ महत्वपूर्ण है वो विचार महत्वपूर्ण है और ज्ञान महत्वपूर्ण है। वो विचार किसके द्वारा दिया जा रहा है, वो ज्ञान किसके द्वारा दिया जा रहा है। निश्चित रूप से वो सभी लोग जो इस मार्ग पर आगे चल रहे हैं, चाहे तथागत है, बाबा साहब है या कोई भी व्यक्ति जो इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वो सम्मान का पात्र है और हमें उसे पूर्ण सम्मान देना चाहिए। परंतु यहाँ गुंजाइश पहचान की नहीं है, गुंजाइश केवल विचार की है। हम इस मार्ग पर चलें, सशक्तिकरण के इस मार्ग पर चलें, तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। मैं अपना जो शुरुआत करना चाहूँगा वो शुरुआत इस शब्द से ही करना चाहूँगा कि हमारा जो उद्देश्य है, हम 3 ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो है शिक्षा, उद्यम, धम्म। ठीक है, तो आखिर क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्यों हम इन 3 चीजों के ही बारे में बात करते हैं, कुछ और क्यों नहीं बात करते। दुनिया में, देश दुनिया में समस्याएं हैं, राजनीतिक बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें विचलित करता है, तुरंत विचलित करता है। परंतु हमारा विश्वास है, हम इस पूरे परिवार का और मेरा व्यक्तिगत बहुत गहरा विश्वास है इन 3 चीजों में, क्योंकि जो परिवर्तन है, हमारा जो मूल उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हमें किसी प्रकार की कोई सत्ता की जरूरत है, किसी प्रकार की कोई पद की आवश्यकता है, पैसे की, या जो अन्य जिनको हम सांसारिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं, ऐसी किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। एक ही शक्ति की आवश्यकता है, एक ही चीज की चाह है, वो है सामाजिक बदलाव, कि हम इस समाज में बदलाव कैसे ला सकते हैं। और ये जो रास्ता है, सामाजिक बदलाव का रास्ता, हमारे महापुरुषों ने, हमारे विचारकों ने, हमारे बाबा साहब ने, हमारे तथागत बुद्ध ने और अन्य महापुरुषों ने ये रास्ता हमें दिखाया है और ये करके दिखाया है कि ये बिल्कुल संभव है। यदि इस मार्ग पर चला जाए तो ये परिवर्तन बिल्कुल लाया जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है। जबकि बहुत से लोग
इस बात से सहमत नहीं होते कि सामाजिक परिवर्तन संभव है, परंतु इतिहास को अगर हम ठीक तरह से समझें तो अगर बाबा साहब की बात करें, हम लोग इसके साक्षी हैं। हम लोग इस बात के साक्षी हैं कि सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से बाबा साहब ने किस प्रकार से वो सामाजिक परिवर्तन लाए। आज हम सब लोग जो इस बात को कह रहे हैं और जो सुन रहे हैं, वो सभी उस सामाजिक परिवर्तन के साक्षी हैं। हम सब लोग उसके प्रतीक हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन ना होता तो शायद हम सब 100%, शायद की कोई गुंजाइश नहीं है, 100% हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी मीनियल जॉब को, किसी मजदूरी को, या जो शोषण के प्रतीक काम है उन कामों में लगे होते, हम शोषण की उसी व्यवस्था में होते। तो ये व्यवस्था बदलती है। इसके लिए बहुत जरूरी नहीं होता कि हम राजनीति और पैसे की ही जरूरत हो। इन सभी लोगों ने, तथागत की बात करें, बाबा साहब की, या किसी भी अन्य महापुरुषों, उनको कभी पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ी, राजनीतिक शक्ति की। उलट अगर तथागत को देखें तो तथागत ने जो अपना राज सत्ता थी वो त्याग कर सामाजिक परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़े। बाबा साहब ने भी अगर देखा जाए मोटे तौर पर यही किया। उन्होंने कभी राजनीतिक सत्ता को प्यार नहीं किया, कभी उसकी जरूरत को नहीं समझा। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बदलाव किया वो संविधान के रास्ते से किया, और जब उन्हें लगा कि ये राजनीतिक व्यवस्था उनको इस्तेमाल कर रही है, उनको वो जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं वहां नहीं जाना चाहती, तो तुरंत अपना त्याग पत्र लॉ मिनिस्ट्री से दे दिया, मुश्किल से 1 या 2 साल के बाद। तो इतनी उनके अंदर उनका इतना गहरा संकल्प था। तो यही संकल्प है जो समाज को बदल सकता है। और इस संकल्प में शिक्षा का जो रास्ता है, उद्यम का रास्ता और धम्म का रास्ता, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम में से बहुत लोग, मैं इसलिए इस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूं कि हम में से बहुत लोग शिक्षा को बहुत सीमित तरीके से हम लोग देखते हैं। शिक्षा, लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, विद्या एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। विद्या का कोई अंत नहीं है। मैं आज भी मतलब कोशिश करता हूँ सीखने की, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सीखने को इतना कुछ है, जानने को इतना कुछ है, विद्या का इतना आनंद है कि हम चाहे पूरी जीवन, मतलब शायद ऐसे कई जीवन भी लग जाए तो भी वो विद्या नहीं हम प्राप्त कर सकते, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से ये बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि आप लोग शिक्षा को नौकरी तक मत सीमित रखिए, उससे आगे बढ़िए, कुछ नए नए दर्शन पढ़िए, उनको समझिए, उनको जानने की कोशिश कीजिए कि विचारकों ने क्या बोला है, किस तरह से इतिहास में परिवर्तन हुए। उस शिक्षा को अप्लाइड तरीके से लाइए, ठीक है। उसे हम कैसे व्यवहार में ला सकते हैं। हम किताबी ज्ञान की बात ना करें, हम व्यवहारिक ज्ञान की बात करें कि इस ज्ञान को मैं कैसे व्यवहार में उतार सकता हूँ। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप अपने जीवन में निश्चित रूप से संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप अपनी जीविका के लिए जो हमारे को बुनियादी चीजें चाहिए वो आपको मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी, परंतु हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें इस शिक्षा को आगे बढ़ाना है। शिक्षा से अगला कदम है उद्यम। उद्यम उतना ही जरूरी है जितनी शिक्षा। खाली ज्ञान का होना, केवल ज्ञान का होना, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हुई है, मैं बहुत विचारकों को जानता हूँ, ये काफी नहीं है। जब तक शिक्षा उद्यम के साथ नहीं जुड़ेगी, और उद्यम जैसा मैं बार बार इसको निरंतर बोलता रहा हूं कि उद्यम कुछ नहीं है, आपकी हमारी ऊर्जा है कि हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से और अपने ज्ञान को, हमने जो कुछ आज तक सीखा है उस ज्ञान को अप्लाइड तरीके से अपनी ऊर्जा के साथ, सकारात्मकता के साथ लागू करें। हो सकता है उसको हम जीविका कमाने के लिए भी करें, जैसे एक इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग पढ़ता है, इंजीनियरिंग को फिर वो अप्लाई करे, वो उद्यम है। एक अकाउंट्स का पर्सन है या को नहीं भी अकाउंट्स का पर्सन है, उसने समाज में देखा कि किस प्रकार से व्यापार किया जाता है, उसने व्यापार सीखा, व्यापार का ज्ञान हासिल किया और उस व्यापार को जमीन पर लागू किया और उससे अपनी जीविका कमाई।
ऐसे ही एक शिक्षित एक विद्यार्थी को जो कुछ उसका ज्ञान है, और हमारे को केवल जीविका कमाने तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए। जीविका कमाना, जीविकोपार्जन बहुत जरूरी चीज है। निश्चित रूप से अपना पेट भरना बहुत आवश्यक है, परंतु जब हम अपनी जीविका कमा पाए तो हमें वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे पास जो हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान को, उन विचारों को आगे लागू करने की, उनको कन्वर्ट करने की जरूरत है। और उद्यम इसी कन्वर्जन को करता है, ज्ञान को एक्चुअली में कन्वर्ट करता है, जिससे हम चीजों को बदल पाते हैं। हम इंजीनियरिंग स्कूल में या मेडिकल स्कूल में ये सीखते हैं कि हमें कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे इलाज करना है, कैसे मशीन बनानी है, कैसे मशीन चलानी है। परंतु जब हम उद्यम में जाते हैं तो उस सीखे हुए ज्ञान को लागू करते हैं। हम सीख कर नहीं रह जाते हैं कि हमने जो आज तक सीखा बस उसको उतना ही सीखे रखे, नहीं, हम उस ज्ञान को अप्लाई करते हैं कि कैसे मैंने जो मेडिकल स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त की थी, मैं किसी की जो बीमारी है, डिजीज है, किसी के रोग को, किसी के दर्द को कैसे ठीक कर सकता हूँ, ये मैं अप्लाई करता हूँ। ये उद्यम है। और इस उद्यम में सकारात्मकता बेहद आवश्यक है। बिना सकारात्मकता के हमारे उद्यम व्यर्थ है, वो व्यक्तिवादी रहेंगे, व्यक्तिगत रहेंगे। और इस सबसे महत्वपूर्ण, इसीलिए मैं इसको बोलता हूं कि ये धम्म उद्यम का त्रिकोण है, त्रिकोण है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेरे विचार से धम्म है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है धम्म, इस त्रिकोण में शिक्षा और उद्यम। क्योंकि यदि धम्म, क्योंकि धम्म मूलतः कुछ नहीं है, तथागत का जो धम्म है वो कुछ भी नहीं है, वो एक रास्ता है, ठीक है, हमारे जीवन जीने की पद्धति है, हमारी समझ है। तो वो जो समझ है, यदि, क्योंकि ये जो धम्म का रास्ता है वो केवल सकारात्मकता की बात करता है, सम्यकता की बात करता है, मध्यम मार्ग की बात करता है। तो ये बिना धम्म के हमारा उद्यम और हमारी शिक्षा दोनों व्यर्थ है। उद्यम से हम पैसा कमा सकते हैं, परंतु ऐसा उद्यम हमें आनंद नहीं दे पाएगा, हमें खुश नहीं कर पाएगा। हमें जो प्रसन्नता है, चित्त की प्रसन्नता, हम उद्यम कर लेंगे, हो सकता है हम नाना प्रकार के लोग हम देखते हैं कि उद्यम कर रहे हैं, हो सकता है उनके उद्यम बहुत सफल भी हों, परंतु वो अपने से जो दुख है उसको दूर अभी भी नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो धम्म के मार्ग पर नहीं चल रहे। अगर वो अपने उद्यम को धम्म से जोड़ लेते तो निश्चित रूप से वो आनंद की स्थिति में पहुंचते। इसी प्रकार से शिक्षा को यदि मैं धम्म से अलग कर लूं, केवल किताबी ज्ञान तक रखूं, धम्म से उसे ना जोड़ूं, उस नैतिकता से ना जोड़ूं, तो मेरी ऐसी शिक्षा भी व्यर्थ है। ऐसी मेरी शिक्षा केवल मुझे दुख दे सकती है। हो सकता है हम में से कुछ पद प्राप्त कर लें, नौकरी प्राप्त कर लें, पैसा प्राप्त कर लें, पर बिना धम्म के हमारी वो शिक्षा हमें, ठीक है, एक टेम्परेरी प्लेजर दे सकती है कि मैं एक बड़े पद पर आसीन हो गया, या मैंने पैसा कमा लिया, या जो हमारी और आवश्यकता है उनको पूरा कर लिया। परंतु बिना धम्म के यदि हम शिक्षा की बात करेंगे तो हम देख भी रहे हैं अपने आसपास, हम देख भी पाते हैं कि लोग बहुत शिक्षित हैं, परंतु उस शिक्षा के बावजूद भी वो आनंद में नहीं है, आनंदित नहीं है। अभी भी वो से एक मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। हमारे उद्यमी हैं, वो बहुत सक्सेसफुल, कुछ सक्सेसफुल जरूर है, पर वो उसके बावजूद वो उस अपने मकड़ जाल से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो ये जो त्रिकोण है ये बेहद आवश्यक है, और इस त्रिकोण को हमें एक साथ समझना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम ऐसा सोचें कि पहले हम शिक्षा कर लें, फिर उद्यम कर लें, और धम्म जब बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि धम्म ऐसे विचार तो केवल बूढ़े लोगों का काम है जो वयोवृद्ध हो जाते हैं, तब नहीं, तब शायद वो सही रास्ता नहीं होगा। ये तीनों चीजों को हमें एक साथ चलाना होगा। हम शिक्षा से जो सीखें उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और उसको धम्म के जो सही मार्ग है, नैतिकता का मार्ग है, जो पवित्रता का मार्ग है, उस पर लेके जाए। तो ये मुझे इस बात से, मतलब शुरुआत में ये बात कहनी है कि इसका महत्व
हमें समझना पड़ेगा, इस त्रिकोण का महत्व जरूर समझना पड़ेगा। नहीं तो हम लगातार, हम लोग अपने परिवार में भी देखते हैं बहुत से सदस्य तमाम तरीके के उलझनों में फंसे रहते हैं। उसका कारण ही ये है कि वो इस त्रिकोण को, इस कंटेक्स्ट को, इन तीनों के गठजोड़ को नहीं समझ पा रहे हैं, टेम्परेरी प्लेजर्स में। उसी के कारण हम लोग एक थोड़े अल्पकालिक सुख में फंसे हुए हैं कि मुझे मेरा ये काम हो जाए, अगर वो काम हो गया तो फिर अच्छी बात है। तो वो मुझे काम होने के बाद वो मेरा जो गोल है, यदि वो टेम्परेरी गोल है, तो वो टेम्परेरी गोल मुझे क्षणिक सुख तो दे सकता है, थोड़ी देर के लिए मैं अच्छा फील कर सकता हूँ, पर वो लंबे समय का सुख नहीं होगा। तो इन तीनों चीजों का मैं सभी से निवेदन करूंगा, और खास तौर में अपने यंगस्टर से तो विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि आप इन तीनों का महत्व समझें, तीनों को एक साथ जोड़कर देखें। अभी से ही, जरूरी नहीं है कि हम धम्म जो है, और धम्म कोई विशेष और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। जो है हमारे 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है, 10 परिमिताएं हैं, पंचशील है और 5 बाधाएं हैं, 4 हमारे मूल दुख हैं। तो इनको अगर हम समझ लें, हाँ, इनको समझने में थोड़ा समय लगता है, पर अगर हम समझ लें, और इस समझने में मुझे एक बात जरूर कहनी है कि हमें जो अभी तक हमारे जो विचार हैं, जो हमारे भीतर है, उनको हटाना पड़ेगा। लर्निंग के लिए, सीखने का एक बहुत महत्वपूर्ण, आजकल बहुत ये वर्ड भी पॉपुलर है, मतलब बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूलों में सिखाया जाता है, अनलर्निंग। ठीक, लर्निंग में, लर्निंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है अनलर्निंग। जो कुछ हमने सीखा हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ हमने गलत सीखा हुआ है, तो उसमें अनलर्निंग जो हमारा, जिसे कहते हैं ना, स्लेट पर मिटाना सबसे पहला काम है। स्लेट पे कुछ भी नया लिखने के लिए, बोर्ड पे कुछ नया लिखने के लिए, सबसे पहले उस पर जो पहले से लिखा हुआ है उसको मिटाना आवश्यक है। तो हम पॉइंट 0 पर वापस जाएं और दोबारा से अपने लिखे हुए को मिटाएं, और फिर अपने उन विश्वासों को टेस्ट करें कि क्या ये बात सही प्रतीत होती है, और फिर कुछ नया और खूबसूरत लिखें। ये, और इस लिखने में हमें ये 3 चीजों का साथ जरूर चाहिए होगा। हमने जैसा आज तक सीखा है कि नहीं, केवल अपने बारे में ही सोचना जरूरी है, ये सब मिसकंसेप्शन है, और ये हमारे दुख का कारण है हमारे समाज में, देश में। यदि मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कभी कभी ऐसा महसूस करता हूँ, जो विकसित देश हैं, अगर वहाँ की व्यवस्थाओं को हम कंपेयर करें अपने देश की व्यवस्थाओं से, तो हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ की व्यवस्था क्यों बेहतर है, क्योंकि वो लोग सामूहिकता में विश्वास करते हैं, नियम में विश्वास करते हैं। उसके उलट हम लोग यहाँ केवल व्यक्ति में, मेरे अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बिलीव करता हूँ। हमारा जो ये जरूरत से ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट में, मैं केवल और केवल अपने बारे में सोचता हूँ, ये जो अप्रोच है हमारे भारत में, ये अप्रोच बहुत ज्यादा है। हमारा जो हमारी व्यवस्था, संस्कृति भी हमें एक हद तक यही सिखाती है, केवल अपने बारे में सोचो और सबको त्यागो। तो वो जो व्यवस्था है, वो जो सोच है, वो कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बन रही है। हमने उद्यम की बात की थी, हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी, जो इन दिनों हम चर्चा में बात कर रहे हैं, वो उद्यम ही की बात कर रहे हैं। और उद्यम को अगर हम समझें, तो उद्यम केवल जो है पैसा कमाने का साधन नहीं है। उद्यम किसी प्रसिद्धि का, ठीक है, निश्चित रूप से उद्यमी को, जो सफल उद्यमी होता है, उसको पहचान मिलती है, परंतु केवल हमारा यदि एक मूल उद्देश्य हो जाए, यहाँ पर सवाल ये नहीं है, पैसा कमाने का साधन है, पर केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, केवल प्रसिद्धि का साधन नहीं है कि हम केवल पहचान के लिए, कि हमारा बड़ा नाम हो जाए, इसके लिए उद्यम करें, ये सही नहीं है। और अगर इसे टोटलिटी में देखें उद्यम को, तो अंतोगत्वा ये उद्यम हमारे पूरे समाज को मजबूत करने का, सशक्त करने का बहुत सार्थक और सकारात्मक साधन है। हम दुनिया में जिधर भी मुंह करें, जो भी देश हम सशक्त देखते हैं,
हम चाहे विकसित देशों की बात करें, यूरोप यूएसए की बात करें, हम चाइना की बात करें जो हमारे समकक्ष देश था, हमसे शायद आज से जब आज़ादी का समय है तो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमसे ज़्यादा समस्याओं और गरीबी में था। आज हम चाइना को देखते हैं कि वो इतना आगे क्यों बढ़ पाया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने उद्यम का रास्ता अपनाया, उद्यम की ओर गए। तो हमें समाज में, लोगों में भी ये चिंतन बदलना पड़ेगा कि हमें उद्यम की ओर जाना होगा। उद्यम हमारे लिए समाज को बदलने के लिए बेहद आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा था कि उद्यम जो है हमारी ऊर्जा का सदुपयोग है। हम ये ना सोचें कि उद्यम जो है कोई पैसा कमाने का, हम खाली वहां तक सीमित ना करें। ठीक है, हमारे अंदर, सबके अंदर ऊर्जा है, हम कुछ करना चाहते हैं। जब हम कुछ कहते हैं ना, और खासतौर में हमारे यंगस्टर ये बात जरूर कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। तो ये जो करना चाहने की जो भावना होती है, क्या है, ये हमारे अंदर ऊर्जा है। और ये आवश्यक नहीं है कि ये ऊर्जा केवल पैसा कमाने के लिए हो। बहुत लोगों के अंदर ये चिंतन बच्चों में भी होता है, यूथ में होता है कि हम अपनी ऊर्जा से कुछ बदलें, कुछ बदलने का प्रयास करें, तो वो ऊर्जा है। परंतु ये ऊर्जा यदि ज्ञान, शिक्षा और धम्म के बिना ऊर्जा किसी काम की नहीं है। वो व्यर्थ गोल गोल घूमने वाली ऊर्जा है। और ये ऊर्जा आज के समय में मुझे अपने यूथ में बहुत दिखाई देती है। हमारा यूथ जो है, जो युवा वर्ग है, उसमें बेहद ऊर्जा है। वो बहुत कुछ करना चाहता है, व्हाट्सएप में जगह जगह पर दिखाई देता है। परंतु उनकी मूल समस्या क्या है कि उन्होंने अपने आप को शिक्षा से दूर कर रखा है। हमारे उद्यम, हमारे जो युवा वर्ग है, वो समाज बदलना चाहता है और तमाम तरीके के चीजें हमें दिखाई देती हैं। परंतु वो क्यों सफल नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो शिक्षा से लैस नहीं है, अभी वो विद्या से लैस नहीं है। उसने अभी लर्न करना नहीं ज्यादा शुरू किया। किताबी ज्ञान होना, अक्षर ज्ञान होना शिक्षित होने जैसा नहीं है। जो मूल शिक्षा है वो अभी उन्होंने प्राप्त नहीं करी है। मैं बहुत कोशिश करता रहा कि हमारे जो युवा वर्ग हैं वो कुछ पढ़ें, पढ़ाएं, नहीं पढ़ते। मैं सभी को ये बात, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूं, तो मैंने बहुत प्रेरित करने की कोशिश की। लोग नहीं पढ़ना चाहते, केवल उतना पढ़ना चाहते हैं जितना उनके काम का हो। एक्स्ट्रा एक लाइन भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एक किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये हमारे समय की बड़ी भारी समस्या है। व्हाट्सएप पर बहुत कुछ इधर उधर हो सकता है, परंतु जो मूल ज्ञान है, मूल शिक्षा है, आज भी मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इवन हमारे बहुत सारे युवा वर्ग है जो अम्बेडकरवादी है, पर उन्होंने बाबा साहब को कभी नहीं पढ़ा है। बाबा साहब के जो काम है उनको नहीं पढ़ा है, तथागत को नहीं पढ़ा है। अन्य विचारकों को भी पढ़ना चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि खाली हम केवल अपने महापुरुषों को भी ना पढ़े, औरों को भी पढ़े। परंतु समस्या तो अभी हमारे सामने ये है कि अभी हमने उनको भी नहीं पढ़ा। शिक्षा भी जो हमने हासिल की है वो केवल किसी एग्जाम को पास करने के लिए, कि मुझे बीई करनी थी तो मैंने बीटेक की जितनी किताबें कुंजियों से पढ़ के मैं पास हो गया, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। हम केवल उतना पढ़ना चाहते हैं जितना मुझे इम्तिहान में पास करा दे, हम उससे आगे नहीं पढ़ना चाहते। ये हमारी समस्या है। इसी तरह से हमारा युवा वर्ग धम्म को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता है। धम्म का रास्ता क्या है, उसको जैसा रास्ता दिख रहा है, अपने लोभ, लालच, जितनी बाधाएं हैं, ईर्ष्या, इन सब का रास्ता ही प्रिय है। जो तथागत ने जिसके लिए मना किया था, आज हम उसी रास्ते पर, हमारा युवा वर्ग या एक हद तक हमारा समाज। और उसका कारण मैं ये मानता हूं कि उद्यम हम सब में है, ऊर्जा हम सब में है, परंतु वो ऊर्जा बिना विद्या, बिना ज्ञान और बिना धम्म के व्यर्थ हो रही है। हमारे भीतर चिंतन, तकनीक और कार्य पद्धति की आवश्यकता है। हम लोगों को, इवन मुझे बिजनेस भी करना है तो मुझे बिजनेस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, देखना होगा कि किसका व्यापार चल रहा है तो क्यों चल रहा है, मेरा अगर व्यापार नहीं चल पा रहा है तो क्यों नहीं चल पा रहा है। मुझे बार बार इसको री एनालाइज करना पड़ेगा, बार बार अपने दोष को सुधारना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उसमें तकनीक में बदलाव करना पड़ेगा, कार्य पद्धति में बदलाव करना पड़ेगा। पर हमारे जितने उद्यमी साथी हैं, बहुत बार वो लकीर के फकीर एक चीज करते हैं, बहुत चिंतन नहीं करते हैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश नहीं करते हैं और वहीं अटके रहते हैं। हमारा जो ये उद्यम है, हमारे समाज को, देश को औद्योगिक
प्रगति की ओर, आर्थिक प्रगति और सामाजिक प्रगति की ओर ले जा सकता है। उसका ये मूल आधार स्तंभ बन सकता है, मेन पिलर इसका हो सकता है यदि हम इस ओर जाएं तो। हमारा जो उद्यम है हमारे देश में, हमारे समाज में, विशेष रूप से अगर समाज की बात करूं तो निर्धनता, गरीबी हम लोगों के लिए बेहद बड़ी, सबसे बड़ी परेशानी है। बेरोजगारी, हमारे कितने युवा हैं, बार बार इस आंकड़े को डिस्कस करता रहा कि हमारे देश में कितने 17 करोड़ तो ऐसे बच्चे हैं जो 19 साल से छोटे हैं। 18-19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऐसी एज ग्रुप में है जिनको काम की आवश्यकता है पर उनके पास कोई काम नहीं है। हर समय हर वक्त लोग जो है काम की मांग करते रहते हैं, परंतु हमें काम कोई देगा नहीं, हमें काम को बनाना पड़ेगा, काम का सृजन करना पड़ेगा, हमें रोजगार का सृजन करना पड़ेगा और कोई सरकार, कोई व्यवस्था हमारा ये काम नहीं करेगी। ये राजनीतिक व्यवस्था केवल हमें इस्तेमाल कर सकती है, वो हमारे काम नहीं कर सकती। चाहे मैं इसमें अभी किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, परंतु अगर हम 70, 72, 73 साल का इतिहास देखें तो सभी लोगों ने, एक तरफ से सभी लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीबी हटाने की बातें होती रहती हैं पर गरीबी एक्चुअली में कभी नहीं हटती, क्योंकि गरीबी कोई हटाएगा नहीं। जिस दिन गरीबी हट जाएगी उस दिन वो जो मूल राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। गरीबी हटाने का, जो निर्धनता हटाने का काम है वो हमें खुद करना पड़ेगा और उसमें उद्यम हमारे बहुत काम आने वाला है। नौकरी कोई हमें देगा नहीं, हमें ये ध्यान रखना है, नौकरी हमें कोई देगा नहीं, नौकरी हमें बनानी पड़ेगी। और जो ये आर्थिक असमानता है, हमारे जो नेता लोग हैं वो हमें इन सब की दुहाई तो देते रहेंगे, इन सब से डराते तो रहेंगे कि आप बहुत गरीब हो, आप बहुत बेरोजगार हो, आप बहुत असमानता है आपके ऊपर। वो इनको एक डराने का टूल के तौर पर हम इस्तेमाल करते रहेंगे और ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी शिक्षा का अभाव होगा, ये हमारे धम्म का अभाव होगा कि हम उनके इस जो उनका मूल उद्देश्य है उसको नहीं समझ पा रहे कि वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं। हमारे जो नेता वर्ग है, जो राजनीति या राज सत्ता में पहुंचना चाहने वाला इच्छुक वर्ग है, वो केवल हमें इस्तेमाल कर रहा है, वो हमें डरा रहा है। हम समय समय पर, मतलब इसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, किसी का नाम भी नहीं लूंगा, परंतु गरीबी हटाने का बिल्कुल जब देश आजाद हुआ उससे आजाद के आंदोलन से ही इस समाज को इस्तेमाल किया जा रहा है कि अंग्रेज जाएंगे, अंग्रेजों को भगाओ, तो अंग्रेज चले, अंग्रेजों को भगाने के लिए लोगों ने काम किया। फिर कहा गया कि नहीं, गरीबी हटा रहे हैं। गरीबी हटाते हटाते आज इतने साल हो गए पर गरीबी की स्थिति अंतोगत्वा वही है। आज भी हमारे अधिकांशतः जो लोग हैं वो 7 से 8 हजार, यानी कि मिनिमम वेजेस से भी कम, जो एक व्यक्ति की मौलिक जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, उतना भी पैसा एक हमारा व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है। हमारे लोग आज भी, हमारे लोग क्या, पूरे समाज और देश की मैं मूलतः बात कर रहा हूँ, आज भी वहीं खड़ा हुआ है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी ये काम कोई और नहीं करेगा, हमें खुद करना पड़ेगा। हमें अपनी निर्धनता खुद हटानी पड़ेगी, बेरोजगारी हमें खुद हटानी पड़ेगी, हमें रोजगार बनाने पड़ेंगे और इस आर्थिक असमानता को खत्म करना पड़ेगा। और परंतु यदि हम इस रास्ते पर चलें तो निश्चित रूप से ये आर्थिक असमानता हम खत्म कर सकते हैं। जो उद्यम है वो केवल हमारे लिए पैसा कमाने का, जैसे मैं बार बार बोलता रहा हूँ, खाली यहाँ तक सीमित नहीं है। हमारे जो कौशल है, जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत कुछ नया सीखते हैं, नई नई चीजें जानते हैं, ये काम कैसे होता है, तो वो कौशल हमारा बढ़ता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारा जो पर्सनैलिटी है, हम लोगों से मिलते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि हमें और लोगों से कैसे बात करनी है, किस प्रकार से आचार विचार करना है, कैसे व्यवहार करना है। ये जो हमारी पर्सनैलिटी का जो डायनामिक्स है वो बदलता है उद्यम के साथ। और उद्यमिता को एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा आप सभी के साथ कि उद्यमिता एक सामूहिकता है, ठीक है। मतलब जैसे ये कोई गला काट लड़ाई नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उद्यमिता सामूहिकता और सहयोग है।
उद्यमिता सामूहिकता सहयोग से अलग नहीं है। यदि उद्यम चलेंगे, व्यापार चलेंगे तो सभी के चलेंगे, नहीं चलेगा तो किसी का नहीं चलेगा। और ये स्थिति आज हमारे सामने है। 4 साल का मेरा अनुभव मुझे यही सिखाता है कि हमारे भीतर, हमारे समाज के भीतर सामूहिकता और सहयोग का बड़ा अभाव है। लोग बड़े बड़े मंचों पर, व्हाट्सएप ग्रुप में बातें बहुत अच्छी अच्छी कर सकते हैं, परंतु जब अप्लाई करने की बारी आती है, जब उनको लागू करने की बारी आती है, तब हम वहां पर आपस में भी सहयोग, और ये कुछ मैं ऊपर के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं जो आखिर के लोग हैं जिन्हें काम करना है उनकी भी बात कर रहा हूँ। उनमें भी परस्पर सहयोग नहीं है, उनमें भी परस्पर सामूहिकता नहीं है। हर एक को ये चाहता है कि केवल मेरा फायदा हो जाए, मुझे चीजें मिल जाए, मैं अपने तक सीमित रखूं। ये बात हम सबको ध्यान रखनी है कि उद्यमिता हमारे समाज में या तो सबके लिए आएगी या किसी के लिए नहीं आएगी। हम ये सोचे कि केवल मेरे लिए आएगी, हो सकता है कोई एक व्यक्ति कुछ क्षण के लिए, थोड़े बहुत समय के लिए अपना कुछ उद्यम खड़ा कर ले, परंतु बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन के लिए जिस उद्यमिता की आवश्यकता है वो तब तक नहीं आएगी जब तक हम सामूहिकता और सहयोग में विश्वास ना करें। और यहाँ पर सामूहिकता और सहयोग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम धम्म के मार्ग को ना समझ लें। और अंत में यही बात कहूंगा कि जो उद्यमिता है, उद्यमिता अंतोगत्वा पूरे समाज को एक दूसरे के साथ जोड़ेगी, एक दूसरे से टकराएगी नहीं, आपस में एक ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएगी जिससे कि हम आपस में, और हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हम केवल दलित समाज की बात कर रहे हैं या ओबीसी समाज में, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। यदि उद्यमिता हमारे बीच में आएगी तो उद्यमिता हमें सबसे जोड़ेगी। और ये जो जाति की जो दीवार हमारे खड़ी हुई है ना, जाति व्यवस्था की, ये दीवार खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकती है उद्यमिता। परंतु उद्यमिता, जैसा मैंने कहा, तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे अंदर सहयोग और सामूहिकता की भावना ना आए। और सहयोग सामूहिकता हमारे भीतर तब तक नहीं आएगा जब तक हम धम्म के एसेंस को, उसके मूल तत्व को ना समझें। ठीक है, मेरा समय मेरे ख्याल से हो चुका है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखने की कोशिश की थी कि किस प्रकार हमारे उद्यम गलत दिशा में चले जाते हैं। इस पर मैं इसको, अपने डिस्कशन को यहीं रोकूंगा और अगली बार हम इसी तरह से शुरू करेंगे कि हमारे जो उद्यमिता के जो काम है वो सफल हो क्यों नहीं पा रहा। हम लोग इतने प्रयास कर रहे हैं, लोग भी प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत लेवल पर प्रयास हमें दिखाई देते हैं, सामूहिक लेवल पर भी कुछ छोटे मोटे प्रयास मैंने अपनी तरफ से, मतलब हम सब लोगों ने मिलके, परिवार ने मिलके किए, परंतु वो सफल क्यों नहीं हो पाए, उनका भी विश्लेषण करने की हम सबको जरूरत है। तो मैं अगले डिस्कशन में यही हम करेंगे कि हमारा जो उद्यम है वो आखिर सफल हो क्यों। मैं अपनी चर्चा को, अपनी बात यही विराम दूंगा और आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे समय दिया, मेरी बात को सुनने के लिए अपने आप को उपलब्ध कराया। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। राहुल सर, आपका स्पीकर ऑन है। भीम सिंह जी। हाँ जी जी सर। साथियों, बहुत अच्छी बात बताई सर ने। विचार सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य हम सभी साथियों का सद्विचारवान बनना ही है। हमारे जीवन के दुख को दूर करने के लिए शिक्षा, उद्यम और धर्म की शक्ति को समझना ही सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य है। साथियों, हम सभी को इस पर विचारवान बनना पड़ेगा। तो कोई साथी आज के जो विचार है, सशक्तिकरण संवाद है, उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, तो साथियों अपने विचार व्यक्त करें, कोई भी साथी। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा। सर, मैं ये चाह रहा था कि जैसे कि हम लोग जो सशक्तिकरण संवाद की शुरुआत करते हैं परिचय के साथ, तो सभी लोगों के पास मेरे समझ से कि वो बाबा साहब की जीवनी की पुस्तक तो नहीं होगी, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि 5 मिनट शुरुआत हम लोग बाबा साहब की जीवनी से, अगर किसी के पास पुस्तक हो तो वो पढ़े और हम लोग सुन सकते हैं। जब तक हमारे पास नहीं है तो 5-5 मिनट हर संडे को अगर कर सकते हैं तो
काफी कुछ जानकारी हो जाएगी जिसके पास पुस्तक नहीं है। और मेरा यही एक निवेदन था, सजेशन तो नहीं कह सकते, एक तरह का समझ आ रहा था कि ऐसा किया जा सकता है। धन्यवाद सर। उच्च विचार है दीपक जी, बहुत अच्छी बात है। पर हमें सभी को ना आपस में परिचय जरूर करना चाहिए। पर इसके लिए जो भी परिवार जी 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 सर। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ, निश्चित रूप से मेरे इस विचार से ये विचार अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग एक काम करें कि हम, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन वो रिपीटेड इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हर बार, हम जो साथी यहाँ जुड़ते हैं लगभग सभी साथी लोग वही रहते हैं, तो हम हर बार हर व्यक्ति एक एक उदाहरण, एक बाबा साहब की कोई बात, कोई भी चीज या किसी भी महापुरुष की या महत्वपूर्ण बात, उसको हम लोग इकट्ठा करें या बारी बारी कर लें कि हम लोग नियम बना लें कि ये 4 लोग अगली बार बोलेंगे, ये 4 लोग अगली बार बोलेंगे, इस तरह से बना लें। ऐसा अगर हम बना सकें तो ठीक है सर। जिससे सभी का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मुझे अकेले बोलते हुए भी थोड़ी सी ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा मुझे वो विचित्र लगता है। तो उसमें हम ये करें कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा बारी बारी हम फिक्स कर लें, 3 या 4 लोगों को हम मौका दे दें, अगली बार फिर 3-4 लोग बारी बारी दे पाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा सुझाव है दीपक जी। जी जी स्वाति जी बोलिए। जी सर तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ सर। जी बोलिए बोलिए जी सर बोलिए कहिए। स्वाति जी। सर ने कहा है अभी, तो वो चीज भी बढ़िया है, क्योंकि सबके विचार मिलेंगे तो हमें उनसे भी पता चलेगा कि कैसे, मतलब कैसे विचारते, कौन से महापुरुष के कैसे विचारते करके। तो बहुत जी बढ़िया है सर। जी बहुत अच्छी बात है। तो साथियों सबसे पहले आज रविवार, जी राजेश जी बोलना चाहते जी सर, जी जय भीम। जी सर, डेन परिवार के संस्थापक माननीय डॉक्टर प्रवीण सर जी के, मैंने तो सर हर बातों को मैंने नोट किया, लेकिन इनकी बातों सर मुझे एक चीज मिली कि जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आपस में लोग सामाजिक में भटके होते हैं। कुछ तो मानसिकता दबाव के हमसे बड़े हैं, या वो नेता है या विधायक हैं, लेकिन हमारी विचारधारा को लाख बड़े होने के बाद भी कोई तोड़ नहीं सकता। सर कुछ ऐसे विचारे हमने और नोट किया है, लेकिन मैं अपने ही विचारों को रखूंगा कि यह हर लोगों के, जितने हमारे डेन परिवार के जो भाई हैं, हर भाइयों के अंदर ये गुण उनके अंदर जाए, और हम आपस में लाख डिस्कस कर लें, लेकिन माननीय प्रवीण सर जी के राजेश जी बात, आप अपनी बात जी सर, जी संक्षिप्त में रखिए सर। जी जी, तो उनका हम सब चाहेंगे कि हर बार उनकी मार्गदर्शन हमें मिले। जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमोबुद्धाय। साथियों मैं अगले रविवार के लिए जो बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ करके यहाँ उसका संक्षिप्त में विवरण करे पहले 15 मिनट में, तो ऐसे 4 साथियों के नाम चाहूंगा। आप साथी स्वयं नाम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा। दीपक जी ने ये विचार रखा है, तो दीपक जी पहला नाम दीपक जी का ही होगा कि दीपक जी आप बाबा साहब को स्टडी करके आएंगे। और जी दीपक जी 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 क्या आप जी सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। आपने विचार देंगे और दूसरा कोई भी साथी अपना नाम दें। 3 साथी और अपना नाम दे सकते हैं। 4 साथी हम हर रविवार नए साथी रखेंगे साथियों। ओके कोई भी सर, थैंक साथी, यू सर। मेरा भी नाम नोट कर लीजिए सर। प्रियंका। प्रियंका जी यस सर। जी बिल्कुल। प्रियंका जी के बाद में एक नाम और 2 नाम और चाहिए साथियों। कोई भी साथी, मैं नाम ले लेता हूँ स्वाति बागड़े जी। क्या आप बाबा साहब को स्टडी करके अगले रविवार अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। जी जी स्वाति जी बिल्कुल। साथियों हम ये हमारा परिवार है और हम सभी को स्वयं आगे आना पड़ेगा। नाम लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद आगे आना चाहिए, क्योंकि ये काम सिर्फ सर डॉक्टर प्रवीण सर का नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का नहीं है,
हम सभी का है। हम सभी से मिलकर के संगठन मजबूत बनेगा। हम सभी से ये जो समाज है ये आगे बढ़ेगा, ये विचार आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों को ये विचार आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल एक जैसे होता है ना कंपटीशन, उसकी तरह आगे आना चाहिए। तो स्वाति बागड़े जी के बाद में एक नाम और चाहिए साथियों। कोई भी साथी जो अपना जो बाबा साहब को या तथागत गौतम बुद्ध को स्टडी करके आना चाहे या अपने महापुरुषों को स्टडी करके आए, वो एक नाम खुद दें साथियों। कोई भी साथियों कोई भी एक नाम जो बाबा साहब को स्टडी करके आए और यहाँ पर उनके विचार व्यक्त करे। चलो मैं चौथा नाम खुद अपना रख लेता हूँ, शायद कोई साथी आने को तैयार नहीं है, तो इसलिए यार मैं सुझाव दूंगा भारती। भारती ठीक रहेंगी? जी भारती है। हाँ, तो भारती का नाम मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हम बड़े लोग तो बोलते ही रहते हैं, खासतौर में हमारी नई पीढ़ी इस काम को ज्यादा उससे करे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैं भारती का नाम रिकमेंड करूंगा, और आप चारों लोग निश्चित रूप से तैयारी करके ज्वाइन करें, सबके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा। जी तो साथियों हमारे अगले रविवार जब भी हम ये स्टार्ट करेंगे 8 बजे, 8 बजे आप अपने महापुरुषों को, बाबा साहब को, तथागत गौतम बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले या संत श्रोमणी रविदास जी, कबीर जी, अन्य महापुरुषों को किसी को भी स्टडी करके आए, उनके विचार यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा एक एक करके हम महापुरुषों को लें कि सबसे पहले बाबा साहब को स्टडी करें अगले हफ्ते, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो साथियों हमारा समय जी मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, सभी से निवेदन करना चाहूंगा आप चारों लोगों से, कि आप कोशिश ये करिएगा कि कोई ऐसा पक्ष ढूंढिए बाबा साहब का या हमारे महापुरुषों का जो अनछुआ हो, जो बातें हम ऑलरेडी जानते हैं, मतलब सभी को पता है, जो सामान्य चीजें जानते हैं, हमको क्या ऐसी कोई चीज है जो हम उनके बारे में नहीं जानते। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत आपको करनी होगी, पर वो करें तो और अच्छा रहेगा। ओके सर। ओके, कोशिश करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, करेंगे कोशिश। जी एक बात और बोलना चाहूंगा साथियों, इस कारवां को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। और अगर हमारा कारवां आगे बढ़ाना है, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, तो अपने समाज की महिलाओं को और बच्चों को इसमें शामिल करना बहुत जरूरी करना है। अगर हमारे समाज की महिलाएं और बच्चे बाबा साहब की विचारधारा को जान जाएं, तो समाज में परिवर्तन बहुत जल्दी आ सकता है। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टच में जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करें। हो सकता है ऐसा प्रोग्राम आप लोगों को अलग से भी करना पड़े उनके लिए, तो आप उसके लिए भी मतलब डैन परिवार आपके साथ है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो साथियों किसी साथी का कोई और विचार हो तो व्यक्त करें, हमारा समय समापन की तरफ जाता है। कोई भी साथी, किसी साथी का कोई विचार हो, कुछ सवाल हो तो साथियों कर सकते हैं। शायद किसी साथी का कोई सवाल नहीं है, तो मैं आप सभी साथियों की तरफ से डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से इजाजत लेने के लिए इजाजत लेता हूं। सर क्या आज के सशक्तिकरण संवाद को यहीं समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल भीम सिंह जी, हम समाप्त कर सकते हैं, और सभी साथियों का अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी इसी प्रकार से जुड़ते रहें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।